संगठन हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, संगठन को नया कैसे बनाएं। जो संगठन की समस्याएं हैं, जो आप कहना चाह रहे हैं, मुझे लगता है सांसद जी आपके बीच में रहती हैं, आप उनसे अलग से बात कर लीजिएगा। तुम आप संगठन मजबूत कर रहे हो, संगठन मजबूत करेंगे तो जो लोग वोट दिए हैं उन्हीं लोगों से संगठन मजबूत होगा, उन्हीं का काम नहीं हो रहा है, वही शिकायत सांसद जी आपसे अलग से बात करेंगे इसमें। उनका राब्ता ऑफिस भी नहीं है मालेगांव। सांसद जी अलग से बात करेंगे। संगठन की बात हो रही है ना जी, नहीं राब्ता ऑफिस क्यों नहीं है? पूरा डिस्ट्रिक्ट आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, इससे बड़ा राब्ता ऑफिस क्या हो सकता है पार्टी का? ये तो इजाज़ साहब हर वक्त मुलाकात कर लेते हैं लोगों को, लेकिन मैडम कहीं भी मुलाकात होती है, एक ऑफिस भी नहीं है उनका पब्लिक से मुलाकात करने। मैडम आती है मालेगांव, कब आती है चले जाते हैं समझ में नहीं आता है, पता भी नहीं चलता है कि सांसद जी मालेगांव आई है। हमारी बात करते अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम शमीना शफीक है। मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से नासिक ज़िला नॉर्थ रूरल जो है और मालेगांव ज़िले दोनों के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त हुई हूँ, क्योंकि आज पूरे महाराष्ट्र में संगठन सृजन अभियान चल रहा है। संगठन सृजन अभियान अलग अलग चरणों में अलग अलग प्रदेशों में जारी था। शुरुआत गुजरात से हुई थी और अभी इस समय जब महाराष्ट्र में ये अभियान चल रहा है, इस समय दिल्ली में भी है, त्रिपुरा में भी है और एक और प्रदेश है मेरे ख्याल से अरुणाचल है, वहाँ पर भी चल रहा है। ये पूरा का पूरा अभियान नव निर्माण का है। जैसे जब सृजन की बात होती है तो किसी चीज़ को नवीन तरीके से पैदा करना, फिर से निकालना। तो संगठन सृजन का जो मकसद है वो नए लोगों को संगठन में जोड़ना, पुराने लोगों के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको साथ लेकर युवा शक्ति, युवा जोश के साथ अलग अलग वर्गों के लोगों को साथ में लेकर, महिलाएं हो गई, ओबीसी से लोग हो गए, माइनॉरिटी से लोग हो गए, एससी से, एसटी से और ओबीसी से, जितने भी अलग अलग विभिन्न वर्ग हैं समाज के, उन सब के लोगों को समाहित करके संगठन का नया निर्माण करना। पिछले तकरीबन 8-10 दिन से मैं नासिक में थी। कल आपके मालेगांव और रूरल ब्लॉक की यहाँ पर बैठक भी हुई। उस मौके पर भी यहाँ मालेगांव सिटी से बहुत लोगों से मुलाकात करने का मौका मिला। मेरे साथ यहाँ पर संगठन सृजन अभियान के सह प्रभारी जो महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी से जिनको नियुक्त किया गया है, अनीस अहमद साहब हैं, पूर्व मंत्री हैं महाराष्ट्र के और जाने माने नाम हैं, आपके मालेगांव में बहुत ज़्यादा खिदमत लोगों की बहुत सालों से कर रहे हैं। हमारे साथ नूर अंसारी साहब हैं जो भिवंडी से आते हैं, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, आप भी स्टेट ऑब्जर्वर हैं। और यहाँ पर हम सब के लिए गौरव की बात है कि एक महिला नेत्री इस पूरे के पूरे अभी जो लोकसभा है उसका रिप्रेजेंटेशन सदन में करती हैं। मालेगांव उसका एक बहुत बड़ा न सिर्फ हिस्सा है बल्कि मालेगांव का एक बहुत बड़ा अहम रोल रहा है उनको सांसद बनाने में, जिसकी बात वो खुद भी कहती हैं और बहुत फ़ख्र के साथ कहती हैं। तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि एक महिला सांसद हमारे बीच में है, हम सब के बीच में है। आज जब देश में महिला आरक्षण पे इतनी बात हो रही है तो उससे बहुत सालों पहले पार्टी ने इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री जैसे उच्च पद पर बिठाया था और महिला सशक्तिकरण के लिए जिस तरह से कांग्रेस पार्टी हमेशा से काम करती आई है, उसी दिशा में ये एक अलग कदम है जिसमें महिलाओं को भी नए जिम्मेदारी देने की बार बार बात हो रही है। संगठन सृजन क्या है और क्यों है ये समझना बहुत ज़रूरी है। संगठन सृजन क्यों है ये सबसे बड़ी बात है। कांग्रेस के ज़्यादातर नेताओं को, कार्यकर्ताओं को विभिन्न ब्लॉक से, गांव से, खेड़ों से जो लोग आते हैं उनको अक्सर ये सवाल उनके जहन में रहता था कि ज़िलाध्यक्ष कौन बन जाता है, कैसे बन जाता है, हमें तो नहीं पता। अगर हम बनना चाहें तो कैसे बन सकते हैं, या हम जिंदगी हमने अपनी कांग्रेस को दे दी, क्या कांग्रेस के लोग जो आला कमान हैं, दिल्ली में बैठे लोग हैं, मुंबई में बैठे लोग हैं, क्या उनको पता है कि हम भी हैं, हम पार्टी के लिए अपना वक्त दे रहे हैं, अपनी एनर्जी दे रहे हैं। तो संगठन सृजन के लिए आदरणीय खड़गे जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी जो संगठन महासचिव प्रभारी हैं और आदरणीय राहुल गांधी जी जो नेता सदन हैं और हम सब के लिए बहुत हमारी आवाज़ है, गरीबों की, माइनॉरिटीज़ की, दलितों की, पिछड़ों की सदन में आवाज़ है, उन सब को लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे ये जो आम शिकायत या सवाल लोगों के जहन में उठता है उसको ख़त्म किया जाए। लिहाजा संगठन सृजन का
जो तरीक़ा था वो अपनाया गया, जिसमें हम सब आपके बीच में आए हैं और आपके माध्यम से ये सब लोगों से आह्वान कर रहे हैं, सब लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो कांग्रेस पार्टी का प्राथमिक सदस्य है वो ये फॉर्म भर सकता है, जो हम अभी सबको आपको भी दिखाएंगे, जो ज़िलाध्यक्ष का आवेदन पत्र है। तो कहने का मकसद है कि ये जो पूरी प्रक्रिया जिन जिन प्रदेशों में हो गई, ये 7वां चरण है जब हम आपके बीच में आए हैं, वरना बहुत सारे चरणों में अलग अलग प्रदेशों में ये काम हो चुका है। तो एक बार ये प्रक्रिया जब पूरी हो गई तो महाराष्ट्र में कोई कार्यकर्ता ये नहीं कह सकता कि हमें नहीं मालूम जिलाध्यक्ष कौन बन गया, कैसे बन गया, क्योंकि ये सबकी जिम्मेदारी बनती है और सबकी जवाबदेही भी बनेगी और सबको एक तरीके से उनसे उनका बहुत ज़्यादा एहतराम के साथ उनसे कहा जा रहा है कि अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप फॉर्म भरें। इससे पहले यहाँ आपके महाराष्ट्र में आने से पहले यही जिम्मेदारी हमने जम्मू कश्मीर में निभाई थी, यही जिम्मेदारी उसके बाद बिहार में निभाई और अब आपके बीच में तीसरे चरण में मैं भी आई हूँ यहाँ महाराष्ट्र में। ये फॉर्म भरना उन सब लोगों से आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि भरे। ज़िलाध्यक्ष एक ही चुना जाएगा, जाहिर सी बात है, हो सकता है 15 फॉर्म्स आए, हो सकता है 20 फॉर्म्स भरे जाएँ, हो सकता है उससे ज़्यादा या उससे कम फॉर्म भरे जाएँ। जो हमारा रोल है, हमारे साथ जो स्टेट कोऑर्डिनेटर्स यहाँ बैठे हैं, हम सब जो लोग फॉर्म भरेंगे उनसे अलग से बातचीत होगी, 1 to 1, एक पर एक बैठकर बात होगी और उनसे पूछा जाएगा कि मालेगांव को आप किस तरह से देखते हैं, संगठन में आप किस तरह से अपनी जिम्मेदारी तय करेंगे, कैसे आप संगठन को आगे बढ़ाएंगे। और उस पूरे बायोडाटा के साथ उस जो बातचीत होगी उसको ध्यान में रखते हुए कोई 6 नाम हमको आगे बढ़ाने हैं, 6 नाम दिल्ली तक भेजने हैं। सारे नाम दिल्ली नहीं जाएंगे, वो 6 नाम में से पार्टी फैसला करेगी कि किसको ज़िलाध्यक्ष बनना है, वो मेरे भी हाथ में नहीं है। हाँ, हर कैंडिडेट का क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है ये बताना पार्टी को, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये पार्टी को हम बताएंगे। एक बात और आपसे कहना चाहती हूँ कि जो ऐप हमारे पास है, जिस ऐप के माध्यम से हम सारे ऑब्जर्वर्स डे टू डे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आज आपसे बात हो रही है, हमको शाम को फ़ोटो के साथ कहाँ पर बैठक हुई, किन लोगों के बीच में बातचीत हुई, अपलोड करना है। तो इसमें कहीं भी कोई भी जो अगर किसी के दिल में ये शुबा हो कि भाई ये प्रोसेस पारदर्शी नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो ये शुबा ख़त्म हो जानी चाहिए। क्योंकि रोज़ के रोज़ जब रिपोर्टिंग होनी है, हम कहाँ गए, कितने लोगों से मिले, हमें ये भी बताना है, हर ऑब्जर्वर की ये जिम्मेदारी बनती है। तो लिहाजा एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया है। इस पूरे दौर में ना सिर्फ ज़िलाध्यक्ष को चिन्हित करना है या उनको ढूंढना है, बल्कि उसके साथ साथ आप यहाँ मालेगांव में आए तो मालेगांव में ख़ास तौर से किस तरह से और लोग हैं जिनकी लीडरशिप को आगे बढ़ाना चाहिए, ये जिम्मेदारी भी हम सबके ऊपर है कि कौन ऐसे लोग हैं जिनको मालेगांव में अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाएं। किसी को बोलना बहुत अच्छा हो सकता है, प्रवक्ता हो सकता है, कोई संगठन का काम बहुत अच्छा कर सकता है, किसी का जो आउटरीच प्रोग्राम है, सोशल आउटरीच है, लोगों से और मिलना। भाई कांग्रेस परिवार के बाहर भी दुनिया है, मालेगांव में लोग हैं, तो उनसे मुलाकात करके उन तक कांग्रेस की बात पहुंचाना हो सकता है। कुछ लोग ये काम बेहतर कर सकते हो, कुछ लोग महिलाओं को ज़्यादा पार्टी में ला सकते हो, उनको मेंबरशिप दिलवा सकते हो, युवाओं को जोड़ सकते हो। ये सारे काम इसी प्रोसेस में चिन्हित किए जाएंगे, ढूंढे जाएंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं, और यही जिम्मेदारी के साथ आपके बीच में आए हैं। कल क्योंकि ब्लॉक की मीटिंग थी, यहीं आपके ज़िले में थी, तो बहुत सारे शहर के लोग कल मुलाकात की। कल से बल्कि बहुत पहले से बहुत लोगों से फ़ोन पर बातचीत हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा जो आपके मालेगांव से भी निकली थी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसने जिस कस्म से पूरे के पूरे हिंदुस्तान में एक रेवोल्यूशन लेकर आया, पहले कन्याकुमारी से चली कश्मीर तक, और उसके बाद जो सेकेंड फेज़ था उसमें मालेगांव भी आई थी। मैं साक्षी हूँ उस बात की, क्योंकि कन्याकुमारी से पूरा केरला हम खुद भारत जोड़ो यात्रा में चले थे। तो जिस तरह से राहुल गांधी जी ने मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कही थी, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि हर वर्ग के लोगों को साथ में जोड़ना है, उनकी समस्याओं को कांग्रेस के लोगों को समझना है, उसके सलूशन निकालने हैं, उनके साथ खड़ा होना है, उनके दुख में, उनके सुख में, उसी मकसद के साथ आप ये समझ लीजिए कि भारत जोड़ो 3 चल रहा है। सेकेंड फेज़ में आपके उसमें यात्रा आई थी, एक तरीक़े से ये उसी का
एक्सटेंशन है, क्योंकि यहाँ पर भारत जोड़ने की बात कांग्रेस के परिवार के सदस्यों के माध्यम से हो रही है। तो नए लोग संगठन में जुड़े, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं उन तंजीमों को, उन NGOs को, उन ऑर्गेनाइजेशंस को कि जो लोग भी इस देश से मोहब्बत करते हैं, देश की एकता से मोहब्बत करते हैं, अखंडता से मोहब्बत करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की धर्मों की एकता से मोहब्बत करते हैं, वो सब आए, हमसे मुलाकात करें, हमें राय मशवरा दें, बताएं कि हम किस तरह से और बेहतर काम कर सकें कि मालेगांव में कांग्रेस पार्टी तो मजबूत है। अगर कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं होती तो सांसद जी इतने मतों से यहाँ से जीत के नहीं जाती, मगर फिर भी कभी उतार कभी चढ़ाव होता है, तो हम और मजबूती से लोगों की खिदमत कैसे कर पाएँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की राजनीति का जो एक ही ज़रिया है वो है सेवा, वो है खिदमत। तो हम और ज़्यादा ताकत के साथ किस तरह से खिदमत कर पाएँ, हमारी कहाँ कमियाँ हैं, कहाँ हम बेहतर काम कर रहे हैं और बेहतर कर सकते हैं, ये सब लोगों से मिलने के बाद तय होगा। और आपके ज़रिए हम लोगों से कहना चाहते हैं, मेरा नंबर, मेरे कॉन्टैक्ट्स यहाँ पर हैं, किसी से भी पूछा जा सकता है। 2-3 दिन हम लोग यहीं, कल से यहीं हैं, हम लोग यहीं हैं। आप जिनके जो लोग भी मिलना चाहते हैं वो मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं और संगठन सृजन अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। इसके साथ मैं आप लोगों के सामने हम सब लोग ये फॉर्म बताते हैं कि किस तरह से ये फॉर्म है। खड़े हो जाएं से हम लोग, सब लोग, आपके हाथ में फॉर्म नहीं, साथ में कर लीजिए। ये वो फॉर्म है जिसको भरना है सबको। बहुत शुक्रिया। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। संगठन सृजन के बारे में जितनी डिटेल्स हम दे सकते थे हमने आपको दी। आप कोई सवालात हो तो आप पूछ लें मैडम। मगर मेरा एक गुजारिश है, संगठन सृजन तक ही रहिएगा, संगठन तक। संगठन के आगे का कोई भी जवाब हम लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस पे नहीं देंगे, तो संगठन की बात करेंगे, ठीक है? संगठन सृजन की बात करें। कांग्रेस के इतने बड़े लीडर जो है यहाँ पे बहुत सालों के बाद हमने देखा है एक साथ यहाँ पे बैठे हैं। आप ये चाहते हैं कि कांग्रेस को संगठित करना है यहाँ पे। मालेगांव शहर में 2 लाख वोट मालेगांव शहर में दे दिया। उसके बाद से मालेगांव शहर में कांग्रेस का कोई भी लीडर मालेगांव शहर का पुरसान हाल पूछने के लिए नहीं आया। आज आप आए हैं, आपका स्वागत है, कोई नहीं, लेकिन इससे पहले क्यों नहीं आए? ये संगठन सदन आप ये चाह रहे कि पार्टी की क्या पोजीशन है वो जानने के लिए आप नए एक अगर उसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि इतने दिन पार्टी ने मालेगांव शहर को एक साइड कॉर्नर क्यों कर दिया? हमें नहीं लगता कि पार्टी ने साइड कॉर्नर कर दिया, जब मालेगांव का रिप्रेजेंटेशन खुद सांसद जी कर रही हैं और वो यहाँ आती रहती हैं और उनके डॉक्टर साहब हैं हस्बैंड, वो भी यहीं पर होते हैं, मुझे लगता है, क्योंकि जाहिर सी बात है लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, हर वक्त वो नहीं हो सकती, तो परिवार के लोग, पार्टी के लोग, जो संगठन के लोग हैं वो भी होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी नज़रअंदाज हुआ है। मैडम अब फिर ये कि हम थोड़ा सवाल इस तरफ से हो जाएंगे कि हमको जन्म दाखिला मामले के अंदर हमारे शहर के 32 लोग पिछले 2 साल से जेल की सलाखों के पीछे है, जिसमें 2 लेडीज भी हैं। ये परेशानी हमारी है। एसआईआर की दूसरी परेशानी हम पर आ गई। हमने सांसद चुन के दिया है, ये बात ठीक है, उनका काम बहुत बड़ा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जानिब से जिस तरह से रियासत से या फिर सेंट्रल से हमको मदद मिलनी चाहिए थी हमारे शहर को, वो नहीं मिली। ये शिकायत आमतौर से, यानी आप ये है, आप अगर शहर पे घूम जाएंगे तो सभी ये होंगे, सर मंत्री थे तो सर कई बार यहाँ पे आ जाते थे, कई बार आते थे, हर एक प्रॉब्लम सर को पता था। लेकिन अब जो है कांग्रेस पार्टी जो गढ़ माना जाता था मालेगांव शहर में, कांग्रेस पार्टी ने ही मालेगांव को यानी सौतेला छोड़ दिया, ऐसा लगता है। आपके माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन आई है, मैं इस पे सवाल नहीं उठा रही हूँ, मगर ये आपसे वादा करती हूँ कि ये जो आपने अभी प्रॉब्लम बताई है, इसको पार्टी के जितने भी सीनियर लीडरशिप है उनके सामने रखा जाएगा और आज ही रखा जाएगा। और अगर कोई गलती, कोई कोताही हुई है तो उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं पार्टी की तरफ से, और इंशाल्लाह आगे बेहतर काम होगा। मैडम, संसद को अब 2 साल होने के आ रहे हैं, पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, यहाँ के लोगों ने उनको अच्छी अक्सरियत से वोट
थी जी। और वो ये मानते हैं कि हम इसी वजह से चुन करा। जी। लेकिन आज 2 साल होने का है, मालेगांव में एमपी फंड से कोई काम नहीं हुआ है। आज मालेगांव शहर के अंदर कोई काम नहीं है। देखिए, इस पे हम अभी जवाब हमने आपसे गुजारिश की थी, हमारा मुद्दा बैठ गया है। हम संगठन से हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, संगठन को नया कैसे बनाएं, जो संगठन की समस्याएं हैं, जो आप कहना चाह रहे हैं। मुझे लगता है सांसद जी आपके बीच में रहती हैं, आप उनसे अलग से बात कर लीजिएगा। तुम आप संगठन मजबूत कर रहे हो, जी। संगठन मजबूत करेंगे तो जो लोग वोट दिए हैं उन्हीं लोगों से संगठन मजबूत होगा। उन्हीं का काम नहीं हो रहा है, वही शिकायत सांसद जी आपसे अलग से बात करेंगे इसमें। उनका रास्ता ऑफिस भी नहीं है मालेगांव में। सांसद जी अलग से बात करेंगे। संगठन की बात हो रही है ना। जी, नहीं, राब्ता ऑफिस क्यों नहीं है? पूरा डिस्ट्रिक्ट आप ऑफिस में बैठे हुए हैं। इससे बड़ा राब्ता ऑफिस क्या हो सकता है पार्टी का? ये तो एजाज बेग साहब जो हर वक्त मुलाकात कर लेते हैं लोगों को, लेकिन मैडम कहीं भी मुलाकात होती है, एक ऑफिस भी नहीं है उनका पब्लिक से मुलाकात करने का। मैडम आती है मालेगांव, कब आती है चले जाते हैं, समझ में नहीं आता है। ये देखो। मालेगांव पता भी नहीं चलता है कि सांसद जी मालेगांव आई है। हम वही बात करते हो अभी। ऐसा है कि चुनाव होने के बाद, चुन के आने के बाद जो भी फंड आता है, खासदार का फंड, वो 6 कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए 5 कोटी रुपए आता है। तो एक मतदार संघ के लिए 80 लाख रुपए का फंड आता है, बराबर है? पहला जो सवाल है उसका मैं ये करती हूँ। तो जो 80 लाख फंड मालेगांव के लिए आया है, सिटी के लिए, तो उसमें 2 काम हमने बड़े मंजूर किए। उसमें अभ्यासिका और वाचनालय, एक हिंदू एरिया में, एक मुस्लिम एरिया में, बराबर है? तो ये जो काम है उसका DPR बन गया है, एस्टिमेट बन गया है और 1-2 महीने में वो भूमि पूजन हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात जो है कि कैंसर हॉस्पिटल के लिए हमने बहुत सारी जगह ढूंढी। एक जगह जो है वो तय किया है, लेकिन उसका वो जगह का जो हस्तांतरण है वो कलेक्टर ऑफिस में वो काम चल रहा है। और पिछले मंथ कलेक्टर ने एक मीटिंग बुलवाई थी, यहाँ के जो तहसीलदार है, प्रांत है, और बागलान के लिए भी एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उनको भी बुलवाया गया था। और उनको पूछा उन्होंने कि 1 साल हो गया, मैडम पाठ पूरा कर रही है, तो आप उनको बोल रहे हैं कि आप कागज जमा करो, तो आप सांसद को ही बोल रहे हैं क्यों आपको इतनी 10-12 NOC चाहिए? ये सरकार का काम है, सरकार ने इसकी मंजूरी दी है। कैंसर हॉस्पिटल है, ये अगर हो जाएगा तो गरीब लोगों के लिए, मालेगांव के लिए अच्छा काम होगा। तो उन्होंने सिर्फ 4-5 NOC लेने को उनको बोला है, और उनको ये भी बोला है कि 8 दिन के अंदर मुझे NOC चाहिए, क्योंकि NOC जब तक मिलती नहीं है और वो जगह हस्तांतरण यानी हेल्थ डिपार्टमेंट से होती नहीं, तब तक DPR और एस्टिमेट और बाकी का होता नहीं है। ये बात है। तीसरी जो बात है, हाईवेज के जितने भी काम चल रहे हैं, यानी साइड रोड्स है, अंडरपास है, ओवरब्रिज है, धुलिया तक, पिंपल गांव से धुलिया तक, ये सब गडकरी साहब ने मेरे लेटर पे मंजूर किए और वो चालू भी हुए। धुलिया के लिए, धुलिया मतदार संघ है, धुलिया के लिए भी एक आयुष हॉस्पिटल मंजूर हो गया है, उसके लिए 15 कोटी रुपीस जो है वो पकड़े हैं, वो भी अभी जगह हस्तांतरण का चालू है। ऐसा है कि हर एक काम को मंजूर होने के लिए टाइम लगता है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि मनमाड़ इंदौर रेलवे वो भी मालेगांव से जाने वाली है, लेकिन उसका भी जगह हस्तांतरण का जो मामला है, आपको मालूम है किसान लोग उपोषण के लिए बैठे थे, बहुत सारे लोगों को अटक हुई है। और ये लेटर जो है ये अश्विनी वैष्णव जी को भी मैंने दिया है कि आप इसमें एक मीटिंग लो और उनका क्या कहना है वो सुन लो, क्योंकि GR है, GR से ऐसा है कि जो रेडी रेकनर दर है उससे 4 गुना ज़्यादा पैसे मिलते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं मिलते, लेकिन
ये एक मीटिंग भी अभी यहाँ से हुई है, लेकिन कोई सुझाव नहीं निकला है। तो वो हमें सब पूरे किसान के साथ अभी 16, 17, 18 तारीख को मीटिंग है, और वो मीटिंग में भी मैं जा रही हूँ। मीटिंग यानी अधिवेशन है महिला विधेयक का, तो मैं जाने वाली हूँ। फिर से मैं कहने वाली हूँ, केंद्र की जो योजना है स्वच्छ भारत अभियान, वो योजना का काम चालू करने के लिए मालेगांव है, धुलिया है, सटाना है, उसका भी भूमि पूजन हो गया है। वो ये तो केंद्र की योजना है। खासदार निधि जो है बहुत कम होता है, और जब मैं आती हूँ तब जो भी निवेदन है वो रास्ते के मिलते हैं, ड्रेनेज के मिलते हैं, और ये ड्रेनेज का काम तो कॉर्पोरेशन से चल रहा है। अभी तो बॉडी भी आ गई है, तो वो काम उनकी जिम्मेदारी वो पूरा कर लेंगे। लेकिन जो भी एक 4-5 बड़े काम करने के हैं मालेगांव के लिए, वो तो हो जाएंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास देती हूँ। और आपने हाईवे 6 लेनिंग, ये हाईवे 6 लेनिंग के लिए मैंने एक सवाल पूछा था पार्लियामेंट में, तो गडकरी साहब ने उसको जवाब दिया है कि 6 लेनिंग हाईवे मंजूर हमने किया है, और उसका DPR भी अभी चल रहा है, हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा काम होने वाला है। और बस जहाँ पे एक्सीडेंट पॉइंट्स है वहाँ पे अंडरपास होंगे, नहीं तो और ब्रिज होंगे। और आपके सब ये काम चल रहा है मैडम, लेकिन मालेगांव की आवाम चाहती है थोड़ा वक्त यहाँ बीती, कि यहाँ आप सुनो, मैं खड़े रह के बात ऐसा है। मालेगांव तो मैं आपका है, तो मेरा भी मालेगांव गाँव है, और आप सभी ने मालेगांव ने बहुत मुझे मदद की है। सभी पक्ष ने मुझे मदद की है, कांग्रेस पक्ष ने तो की है, लेकिन सभी ने, मौला है, मौलवी है, और सभी धर्म के लोगों ने मुझे मदद की है। इसलिए मुझे इतने वोट्स 1,98,500 वोट्स यहाँ पे मिले हैं। बाकी के भी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट बढ़े, इसलिए हम चुन के आए, नहीं तो इतना आसान नहीं था। और ये जो मुझे संधि मिली है, तो इसका तो मुझे पूरा ध्यान है। एक बात ध्यान पे रखो कि हम कांग्रेस के हैं, बराबर है। सत्ता यूटी के, बीजेपी के, उनसे निधि लेकर आना और काम करना ये मुश्किल है। फिर भी हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि उन्होंने नैरेटिव बना दिया पूरे दिल्ली तक। हाँ, तो मैं जब भी केंद्रीय मंत्री के पास जाती हूँ, मालेगांव धुलिया बोला तो उनका यानी करंट लग जाता है। तो मैं उनको समझाती हूँ कि आप जो सोच रहे हैं ऐसा नहीं है। मालेगांव ने हमेशा सेक्युलर जो उम्मीदवार है उनको ही वोटिंग किया है, लेकिन इस वक्त ऐसा हुआ कि MIM का उम्मीदवार नहीं था, वंचित आघाड़ी का फॉर्म बात हुआ था, और जो मेन पक्ष था वो बीजेपी और कांग्रेस, इसमें ही हुआ है। और बाकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें भी मेरे वोट्स बढ़ गए। और मालेगांव में इसके पहले के जो 3 चुनाव हो गए उसमें बीजेपी के उम्मीदवार 6,000 से आगे गया नहीं है। हमेशा 5,500, 6,000, 4,000, 4,500 इतने वोट्स मिले। तो आप नैरेटिव मत करो, ऐसा वो हंस लेते हैं और वो बोलते हैं। और आपने मैडम को एक सवाल उठाया था कि जो जन्म दाखिला का, हाँ, आपने सवाल उठाया था। तो आपको मालूम है जोर भाई, आप भी थे, हमने एक मीटिंग ली, सभी पक्ष के अपने कार्यकर्ता थे, नेतागण थे, पुलिस अधिकारी थे, उनसे हमने बात किया कि हमारे लोगों को परेशान मत करो, और जो बुजुर्ग है उनको ज़्यादा टाइम मत बिठाओ। और जो आप बोल रहे हैं कि कुछ केसेस कोर्ट में उनको लिया है, तो वो बोले कि हम उनके ऊपर देखेंगे, वो मेडिकल लीगल प्रॉब्लम है, हम वो सॉल्व करेंगे। ये आपका काम नहीं है। ऐसा है, अभी ऐसा है कि मालेगांव में जिसको भी प्रॉब्लम आता है, अभी किसानों को अतिवृष्टि और
गारपीट हुई, कांदा पीक पूरा चला गया, डाइंग है, गेहूँ है, पूरे दुलिया कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो मैं तब तो अधिवेशन चल रहा था बजट का, तो मुझे अपने किसान भाई के कार्यकर्ता उनके फ़ोन आए, मुझे वीडियो भी भेजे। तो 2 तारीख को अधिवेशन ख़त्म हो रहा था, मैंने एक लेटर अपने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान उनको दिया, उनको वीडियोस बताए और उनको बोला मैंने कि जिसका ज़्यादा से ज़्यादा किसानों का जो नुकसान हुआ है उनको तुरंत आप मदद कीजिए। तो उन्होंने भी बोला कि जो पीक बीमा जिन्होंने निकाले हैं उनको ये पैसे जो है हम इमीडिएट भेजते हैं। तो मेरा इतना ही कहना है कि मालेगांव पे मेरा पूरा ध्यान है। और ऑफिस का आपने जो बोला, तो मैं आपसे विनती करती हूँ सभी मेरे पत्रकार भाइयों से कि मुझे आप जगह ढूंढ के दो, क्योंकि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि दो जो मतदार संघ है उसके बीच में कहीं पे भी एक जगह मिली, यानी बहुत बड़ी नहीं मिली, ऑफिस का भी एक गाला भी मिला तो भी चलेगा। हम ढूंढते हैं लेकिन अच्छा गाला नहीं मिलता है तो फिर रेस्ट हाउस पे आते हैं, नहीं तो होटल में उतरते हैं, लेकिन सबको हम मिलते हैं। जिनको भी प्रॉब्लम आता है वो मैं सॉल्व करता हूँ। समीना मैडम, आप संगठन सृजन अभियान चला रहे, एक तरफ ये परिस्थिति है, लोगों को जोड़ रहे, एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट है, अभी की कंडीशन में वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम ला रही है, इस बारे में आप क्या बोलेंगे? कांग्रेस ने लाया ये चीज़ जो है नारी शक्ति जो है औरतों को रिजर्वेशन कर रहे, देखिए 33%, 33% जो है, अभी आप दोनों लेडीज हैं, इस बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए 33% आरक्षण पंचायती राज में सबसे पहले आदरणीय राजीव गांधी जी ने दिया था, वो 33% से बढ़कर 50% हो गया है। और 33% महिला आरक्षण बिल, इस बात को लाए हुए सोनिया जी ने बहुत समय पहले लेकर आई थी। अपर हाउस में पास हो गया था, आपको पता है, दूसरे हाउस में पास नहीं हुआ था। और यही पार्टीज जो आज दम भर रही है कि हम 33% आरक्षण लेकर आ रहे हैं, इन्होंने ही विरोध किया था, सबसे ज़्यादा विरोध इन्होंने किया था। इनके आज भी कोई भी इनकी फ्रंटल आप आरएसएस में देखिए कितनी महिलाएं आपको दिखेंगी, नहीं दिखेंगी। तो कांग्रेस पार्टी महिला सशक्तिकरण की हमेशा से आवाज़ भी रही है और मिसाल भी रही है। तो अभी कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर, ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी, मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष की महिलाएं बहुत खुश हैं कि 33% महिला आरक्षण बिल आ रहा है। मगर जितनी जल्दबाजी में उसको लाया जा रहा है, उसके पीछे जो मंशा है वो मुझे लगता है आदरणीय राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने तो बाकायदा न्यूज़पेपर में एक कॉलम लिखकर बताया है कि क्यों जल्दबाजी हो रही है। मैं उसमें डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगी क्योंकि फिर मुद्दे से हम भटक रहे हैं। हमारा काम है हम अपने संगठन को कैसे मजबूत करें, हम महिलाओं को, युवाओं को अपने संगठन में कैसे मिलाएं, शामिल करें, इस बात के लिए हम सब वचनबद्ध हैं, कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों से भी ये गुजारिश है कि अगर आपकी नज़र में कोई ऐसी महिलाएं हो जो सामाजिक तौर पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो मगर राजनीतिक तौर पे नहीं है, आप हमें बताइए, हम उनसे मुलाकात करेंगे। ये फॉर्म कोई भी भर सकते हैं? ये फॉर्म कोई भी जो कांग्रेस पार्टी का सदस्य है वो भर सकता है, मगर कोई नया आएगा तो सीधे जिलाध्यक्ष थोड़ी बनेगा, वो तो स्टेट में काम करेगा, ज़िले पे काम करेगा। तो उसके लिए हमारे 2 स्टेट ऑब्जर्वर्स हैं, अपना नाम नंबर दें, डिटेल्स दें। नहीं, ये जिलाध्यक्ष का फॉर्म आप अभी ले लीजिए। इसी को नहीं, मुझे पूछ रहे हैं कि अभी देखिए ये जिलाध्यक्ष अच्छा, अभी आप लोग आए, कुछ लोग से मीटिंग किए जी, कोई मालेगांव में इसका ख्वाहिश मत है कि मैं बनूं या कुछ ऐसा नाम आया क्या? नहीं, अभी तो आपके बाद अब बैठे आप बैठेंगे जी, ठीक, खत्म करते हैं जी। मैडम, वो जो 16, 17, 18 को महिला विधायक जो लाए गए, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या उसकी आप आलोचना करेंगे या उसके फेवर? देखिए, हम कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं, ये सवाल गलत शख्स से है। ये सवाल मुझे लगता है जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है आपको उनसे पूछना चाहिए, या फिर मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप क्या सोचती है? नहीं, मैं कुछ नहीं, जो पार्टी की लाइन होगी, जो पार्टी सोचती है हम वही सोचते हैं, हम मुद्दे से भटक नहीं सकते। आदरणीय राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने क्लियर कर दिया है इस बारे में। ठीक है, धन्यवाद।